नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम की जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, हम लोग द्वितीय अंक पर विमर्श कर रहे हैं, जिसे द्वितीय अंक का अगर आप देखें तो एक कहानी में एक आंशिक भूमिका मात्र है। हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि द्वितीय अंक नहीं होता तो मृच्छकटिकम के किसी विशिष्ट घटना के ऊपर में प्रभाव पड़ता। हाँ, हम इसे एक संयोजक अंक कह सकते हैं, क्योंकि आगे की घटनाओं को सुशृंखलित करने के लिए नाटककार कुछ छोटी छोटी घटनाओं का समावेश करते हैं, तो उसका जो लिंक है वो पहले से ही बनाते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग इस सेकंड एक्ट में जिस संवाहक की चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे नाटक से एक चरित्र निकल कर आएगा। वह केवल संवाहक होगा, वो माथुर नहीं होगा, वह द्यूतकर नहीं होगा, वह दर्दुरक भी नहीं होगा। क्यों संवाहक एक चरित्र बनेगा? क्योंकि संवाहक की रक्षा वसंत सेना करेगी। वसंत सेना की शरण में जाने के बाद संवाहक अपने इस नारकीय जीवन से विमुक्ति के लिए बौद्ध सन्यासी वो बनता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और यही बौद्ध भिक्षु कालांतर में जाकर के आगे जब वसंत सेना की तथा कथित हत्या करेगा शकार, और उसको पत्तों से, घास फूस से ढक करके वसंत सेना को गायब कर देगा, तो जब राह चलते हुए यह संवाहक यानी बौद्ध भिक्षु जाएगा और वसंत से वहां कुछ हलचल उसको दिखाई देगी, तो पत्ता हटा करके देखेगा कि वसंत सेना है, और वसंत सेना को जीवित करेगा यही बौद्ध भिक्षु, पानी के छींटे आदि दे करके, जो बेहोश पड़ी है, मरी नहीं है। तो इसीलिए इस पूरे द्वितीय अंक से एक चरित्र निकलता है, वो है संवाहक, जिसका उपयोग नाटककार आगे करेगा। अन्यथा अगर आप देखें तो बड़ा ही एक ग्राम्य दृश्य कहें कि भारत की जो लोक संस्कृति है, भारत के आम लोगों का जो जीवन व्यापार है, उसको ध्यान में रखते हुए यह द्वितीय अंक बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। हम लोगों ने इस अंक में देखा, अभी तक जो पढ़ा है हम उसको एक बार रिकॉल कर लें, कि वसंत सेना और मदनिका के बीच चारुदत्त के विषय में वार्तालाप है, जो जिसमें कि वसंत सेना अपने मन से यह भाव प्रकट करती है कि मदनिका के सामने कि वसंत सेना पर वह अनुरक्त है। इसी प्रकार द्यूत एवं माथुर के द्वारा संवाहक का पीछा किया जाता है। ये वो संवाहक है जो कि द्यूत और जो द्यूतकर और जो माथुर है उससे वह जुए में हार जाता है, और हारने के पश्चात उसको पैसे चुकाने की स्थिति में संवाहक नहीं है, इसलिए वह भागता है। तो द्यूतकर और माथुर जो है उसका पीछा करता है। इन सारे वृत्तांत के मध्य में दर्दुरक का प्रवेश होता है, जिसके ऊपर में जिस चरित्र को लेकर के मैंने बहुत अधिक टिप्पणी की है। वह कभी द्यूत की प्रशंसा करता है तो कभी द्यूत की निंदा करता है, अस्तु, लेकिन वही दर्दुरक बाद में संवाहक की रक्षा किसी अन्य ब्याज से, किसी अन्य बहाने करता है। इसी बीच जब वो भागता है दर्दुरक के द्वारा बचाए जाने पर, तो संवाहक वसंत सेना की शरण में जाता है। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है। अब इसके आगे वसंत सेना संवाहक के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। संवाहक कुछ ऐसी सूचना देगा अपने विषय में जिसे वसंत सेना के का जो दया भाव है वह संवाहक के प्रति उभरेगा, संवाहक को वह विमुक्त करेगी। सांसारिक विरक्ति होती है संवाहक को, बौद्ध भिक्षु बनता है। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद वह जाता है तो वसंत सेना का हाथी खुंट मोडक है, जो खुंट मोडक जो है वो हाथी इसको संवाहक को उठा करके पटक देता है। कर्णपूरक नामक जो महावत है वह उसको बचाता है संवाहक को। ऐसे में चारुदत्त आदि के द्वारा कर्णपूरक को पुरस्कार दिया जाता है। चारुदत्त को देखने के लिए वसंत सेना ऊपरी प्रकोष्ठ में आती है। यह द्वितीय अंक का निचोड़ है। हम आगे जो वसंत सेना और संवाहक का जो संवाद है उससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं, उसको हम स्थापित करते हुए फिर उस संवाद को जानते हैं। जब दर्दुरक ने संवाहक को
भागने का इशारा किया, उससे पहले घटना घटी थी कि उसकी आंखों में धूल झोंक दिया था दरदुरक ने माथुर की आंख में, और उसी का फायदा उठा करके भाग जाता है। तो भाग गया है, भागने के बाद फिर जब माथुर स्वस्थ होता है, उनकी आंखों की वो पीड़ा कम होती है, तो वह ढूंढने का प्रयास करेगा कि कहां गया, मुझे उससे पैसे वसूलने हैं। द्युतकर कहता है उसको कि भर्तः यावदेव वयम दर्दुरेण कलहायिताः तावदेव स पुरुषः अपक्रांतः। मतलब जिस समय जिस क्षण हम उस दर्दुरक से लड़ झगड़ रहे थे, उसी समय उस लड़ाई झगड़े का फायदा उठा करके वह जो पुरुष अर्थात संवाहक वहां से भागेगा। यहां पर सपुरुषः का अर्थ है संवाहक। अपने समझ के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि तावदेव संवाहकोपक्रांतः संवाहकः अपक्रांतः। माथुर सोचता है, दिमाग लगाता है, तेज तो है ही, कि तस्य द्यूत करस्य मुष्टि प्रहारेण नासिका भग्नासीत। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं लड़ झगड़ रहा था तो उसी क्रम में मैंने संवाहक के नाक के ऊपर में एक घूंसा, एक मुक्का जिसको कहते हैं मुष्टि प्रहार हमने किया था, ये तो हमें याद है। और उसी क्षण उनके आंखों से आंसू टपकने लगे थे। तो तदे ही, तो आओ, ए ही, आओ, लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन, रुधिर पथम अनुसरावह। चलो हम लोग फॉलो करते हैं कि जिस रास्ते से वह गया है उस रास्ते पे रक्त की बूंदें गिरी होगी, तो उसका अनुसरण करते हुए, उस रक्त की बूंदों को देखते हुए हम आगे की जर्नी करते हैं, ताकि हम संवाहक को पकड़ पाए कि संवाहक कहां गया है। बढ़ते बढ़ते जब वो आगे जाता है तो जो उनके चाल या उनके रक्त की बूंदों के जो चिन्ह हैं वो वसंत सेना के घर की ओर उससे स्थापित होता है कि वह संवाहक गया होगा। तो द्युतकर कहता है भर्तः, माथुर को, भर्तः वसंत सेना गृहम प्रविष्टः सः। ऐसा लग रहा है कि वो वसंत सेना के घर में प्रविष्ट हो गया है। माथुर भूतानि सुवर्णानि, हाँ, मतलब लग रहा है कि वो अब मुझे उसकी प्राप्ति हो जाएगी, हो सुवर्ण की प्राप्ति हो। द्युतकर राजकुलम गत्वा निवेदयावः। चलो देखो, इनसे हमें सोने का अगर नहीं मिलता है, अगर मेरे पैसे ये रिटर्न नहीं करते, तो चलो हम लोग राजकुल में जाकर के राजा से निवेदन करते हैं। देखिए, ये छोटी सी बात है, एक छोटा सा वाक्य है कि राजकुलम गत्वा निवेदयावः, ठीक है, लेकिन इससे कितना बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक एक रूप स्वरूप है उस काल का, कि आम आदमी के ऊपर भी कोई अगर अन्याय होता था या कोई आदमी अगर सही है लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो उनमें यह भावना होती थी कि राजकुल जाकर के हम अपने इस केस को, अपने इस समस्या का समाधान हम वहां से करवा सकते हैं। और यह बात स्थापित है आम नागरिक के बीच में, आम लोगों के मन में यह आत्मविश्वास है कि राजकुलम गत्वा निवेदयावः, कि वही निवेदन करेंगे तभी ये संवाहक जो है मेरे पैसे रिटर्न करेंगे। मित्रों देखिए, अगर हम द्युतकर और माथुर के कन्वर्सेशन से राजकुलम गत्वा वाली बात निकालें तो यह स्पष्ट है कि माथुर द्युतकर गलत नहीं है। यद्यपि यहां पर उसे गलत रूप में स्थापित, अगर आप इंटेंशन ऑफ जो ड्रामेटिस्ट है दैट इज टोटली अगेंस्ट माथुर एंड द्युतकर। भाई, माथुर और द्युतकर जुआ खेला है, और जिस तरह से जुए का हम उल्लेख पाते हैं अपने प्राचीन साहित्य में, इससे इतना स्पष्ट पता चलता है कि शायद ये लीगलाइज्ड हो। ये कोई धोखा भरा खेल नहीं था, लोग खेलते होंगे, मनोरंजन के लिए खेलते थे। हमारे धर्म शास्त्रों में व्यसन में इसकी गिनती होती है, लेकिन फिर भी लोग खेलते होंगे, लोग जीतते होंगे, लोग हारते होंगे। हारने वाले जीतने वाले को पैसे देते होंगे, हारने वाला यदि पैसा नहीं देता होगा तो जीतने वाला उसे जोर जबरदस्ती करके वसूल करता होगा, वापस करता होगा। तो इस दृष्टि से माथुर और द्युतकर गलत नहीं है, लेकिन सारी सहानुभूति नाटककार ने संवाहक के ऊपर में लोगों की टिका दी है, वह इसलिए कि संवाहक को एक अच्छा चरित्र बना करके सामाजिक के सामने उपस्थित करना है। इसीलिए संवाहक के प्रति लोगों की सहानुभूति जाती हुई दिखती है। अन्यथा उस खेल के शासन अनुशासन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो माथुर और द्युतकर गलत नहीं है, क्योंकि यही उसकी जीविका है, इसी से उसका जीवन व्यापार चलता है, इसी से पैसे कमाता है और अपने घर परिवार का वो गुजारा करता होगा। अस्तु,
तो छोटा सा वाक्य है कि राजकुल जाने का यदि वह साहस दिखा रहा है तो स्पष्ट है कि माथुर और द्युतकर गलत नहीं है, क्योंकि वो राजकुल जाने की हिम्मत करता है। अगर गलत होता तो वो रास्ता दूसरी ओर अपना मोड़ लेता। अस्तु, माथुर कहता है एषो धूर्तो तो निष्क्रम्यान्यत्र गमिष्यति। भाई ये जो धूर्त है, अर्थात ये जो संवाहक धूर्त जो कि हमारा पैसा लेकर के भाग गया है, ये निस्संदेह यहां से निकल करके, अर्थात वसंत सेना के घर से निकल के अन्यत्र गमिष्यति, किसी अन्य जगह पर, किसी और जगह पर ये चला जाएगा। तदुपरोधे नैव गृह्णीव, तो ठीक है, हम यहीं पर उसे रोक करके उसे पकड़ेंगे, यानी वसंत सेना के घर से जैसे ही वो निकलेगा हम लोग यहीं पर उसे पकड़ लेंगे। इस प्रकार वो दोनों वसंत सेना के घर के बाहर खड़ा रहता है उसकी प्रतीक्षा में। अब कहानी जाती है वसंत सेना के घर इनसाइड, जहां पर कि संवाहक पहुंचा हुआ है, वसंत सेना की शरण में है, और वसंत सेना मदनिका और संवाहक है, जहां पर मदनिका को वसंत सेना कुछ इशारा करती है, अर्थात कुछ बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए मदनिका से वसंत सेना निवेदन करती है। आप देखेंगे कि नाटककार ने ब्रैकेट में एक बड़ा सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया है कि वसंत सेना मदनिकायाः संज्ञाम ददाति, वो मदनिका के लिए एक सूचना वह देती है। मदनिका वसंत सेना के उस इशारे को, वसंत सेना के उस निर्देश के आधार पर पूछना शुरू करती है। कुत आर्य, मतलब हे आर्य संवाहक, आप कहां से आए हैं? मित्रों, बार बार पुनः पुनः यह कहना पड़ता है जब आर्य शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य में निसंदेह आर्य शब्द जो है उत्कृष्ट विशेषण है, और जो एक शिष्टाचार की भाषा है। आर्य कोई जाति नहीं, प्रजाति नहीं, जनजाति नहीं, बल्कि आर्य विशेषण मात्र है। पता नहीं इतिहासकारों की कौन सी ऐसी दृष्टि गई कि इस आर्य शब्द को एक रेस के रूप में स्थापित करके एक पूरे भारतीय संस्कृति का की जो विचारधारा है उसको बदल दी है। एक संवाहक जो कि स्ट्रेंजर है, अजनबी है, जिससे कोई कुलशील गोत्र की जानकारी अभी मदनिका वसंत सेना को नहीं है कि ये श्रेष्ठ जन है या निकृष्ट जन है, ये चोर है, डकैत है, या कोई अच्छा कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो आर्य शब्द प्रयोग है वो निस्संदेह उस काल की भाषा का शिष्टाचार में प्रयोग लाया जाने वाला शब्द है। और मदनिका यहां पर प्रयोग करती है कुत आर्य, आर्य आप कहां से आए हैं? को वा आर्य, हे आर्य आप कौन हैं? कौन है से तात्पर्य आप क्या नाम है, क्या परिचय है? कस्य वार्य, हे आर्य आप किसके पुत्र हैं, किसके आर्य हैं, किसके पुत्र हैं, या किसके पति हैं, या किस श्रेष्ठ कुल से हैं? काम वा वृत्तिम आर्य उपजीवति, और किस जीविका को आधार बना करके आर्य आप अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अर्थात आप कौन सा काम करते हैं, क्या आपकी जीविका है? और कुतो वा भयम, आप इस तरह से डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आपके भय का कारण क्या है? देखिए कितना ही सरल और सीधे सीधे शब्दों में, जो बच्चों की संस्कृत होती है और संस्कृत शैली में, कितने सुंदर सुंदर वाक्य के माध्यम से मदनिका ने सारा वृत्त संवाहक से पूछ लिया है। कुत आर्य, को वार्य, कस्य वार्य, काम वा वृत्तिमार्य उपजीवति, कुतो वा भयम। संवाहक पूरे प्रश्न का उत्तर देगा। शृणोतु आर्या, देखिए यहां पर भी आर्या शब्द प्रयोग है, आर्य पुरुष के लिए और आर्या स्त्री के लिए। शिष्टाचार से युक्त संस्कार पूर्ण अभिव्यक्ति, एक संवाहक जो कि जुआरी है, जो कि गली चौराहे का एक कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जिसको जीवन में नौकरी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति भी उस काल में रहते हुए नाटककार ने उस आर्य और आर्या की अभिव्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत की है। आर्य पाटलिपुत्रम में जन्मभूमि, हे आर्या, हे मदनिके, मेरी जन्मभूमि पाटलिपुत्र है, अर्थात मैं पाटलिपुत्र का रहने वाला हूं, वही मेरा जन्म स्थान है, मगध प्रदेश।
गृहपतिदार को हम, भाई मैं गृहस्थ का पुत्र हूं, अर्थात मेरे पिता कोई बहुत बड़े वो नहीं है, मैं एक साधारण गृहस्थ का पुत्र हूं। संवाहकस्य वृत्तिम उपजीवामि, मैं संवाहक की वृत्ति करता हूं। अब देखिए, ये जो संवाहक नाम है वो माता पिता के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। आज भी हम लोग जानते हैं ये संवाहक जो होता है वो मसाज करने वाला होता है, जो शरीर मर्दन करता है, जो हमारे हेड मसाज, बॉडी मसाज, जो आजकल ये टर्म डेवलप हुए हैं, वो करने वाला होता है संवाहक। और इसलिए मैं मसाजर की वृत्ति करता हूं, मैं लोगों के शरीर के दुख दर्द को, उनके देह हाथ को दबा करके दूर करता हूं, और यही मेरी जीविका है। संवाहकस्य वृत्तिम उपजीवामि। बातें खत्म हो गई, संस्कृत की यह वाक्य हमने निकाल लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। लेकिन एक और गंभीर बात निकल कर आती है। दो स्थान की चर्चा अभी तक हमने इस मृच्छकटिकम में पाया, और वो दोनों स्थान क्या क्या है? एक है पाटलिपुत्र और दूसरा है उज्जैनी। संवाहक पाटलिपुत्र में रहने वाला है, लेकिन अभी खड़ा कहां है? वसंत सेना के घर पे। जो वसंत सेना कहां रह रही है? उज्जैनी में। अर्थात अगर यह नाटक 6ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी का है, तो पाटलिपुत्र से रहने वाला युवक उज्जैनी में आकर के नौकरी करता है। यह देखिए, यहां पर कोई कार्य व्यापार ये नहीं है कि कोई बिजनेस लेकर के कोई सामान को बेचने के लिए, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर के अपनी जीविका को ढूंढना प्राचीन काल में भी है। दूर देश से, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उस काल में पाटलिपुत्र कोई ऐसा शहर है या ऐसा नगर है जहां पर की वृत्ति नहीं है। मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि व्याकरण में जब उदाहरण दिया जाता है तो वहां पर भी बातें आती है, पाटलिपुत्र आदि की चर्चा की जाती है। हां, वहां पर यह जरूर बताया गया है कि माथुराह पाटलिपुत्रेभ्यो आढ्यतराह, कि पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा माथुर जो है, जो मथुरा में रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादा धनी हैं। लेकिन जिस काल की बात है, मगध काल, यु पाटलिपुत्र, उस समय उत्कर्ष, ये स्वर्ण युग, स्वर्ण काल का ये समय है जिस पाटलिपुत्र की यहां चर्चा हम पाते हैं। अर्थात पाटलिपुत्र में रह करके भी जीविका को ढूंढा जा सकता था, लेकिन उस समय की व्यवस्था इतनी स्वतंत्र थी कि राजा कि लोग एक प्रदेश से आकर के दूसरे प्रदेश में भी जीविका ढूंढ लेते थे। और यह संवाहक जो पाटलिपुत्र में रहने वाला था, उज्जैनी में आकर के कोई बहुत बड़ा कोई मंत्री पद नहीं प्राप्त करता है, बल्कि उज्जैनी में आकर के भी संवाहक की जीविका लेता है, करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ जो जॉब्स है, हम प्राचीन काल में उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए मित्रों, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए संस्कृत का वाक्य केवल वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के लिए नहीं होता, या अमुक छंद या अमुक अलंकार मात्र के लिए नहीं होता। जिस प्रकार कवि ने, लेखक ने उस भाषा में, उस साहित्य में अपने चिंतन को पिरोया है, उसको निकालना होता है। अस्तु, वसंत सेना कहती है, सुकुमाराः खलु कला शिक्षितार्येण। आपने जो ये कला सीखी है, अर्थात संवाहक की जो कला है, अर्थात जो मसाज करने की कला है, बड़ी ही सुंदर सुकुमार कला है। पुनः उस काल में शरीर मर्दन क्रिया एक कला मानी जाती थी। जो मसाज है वो कला मानी जाती थी। आज यह व्यापार है, आज यह बिजनेस है, आज यह आजीविका हो गई, लेकिन लोग कला रूप में सीखते थे। संवाहक कहता है, आर्य कला इति शिक्षिता। मैंने तो ये जो शिक्षण लिया था, ये तो कला समझकर हमने सीखी थी। हम कलाओं का जब नाम लेते हैं तो चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य कला आदि इस कला मात्र में उलझे रह जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म सूक्ष्म कलाएं हैं, उन कलाओं पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और मसाजिंग वॉज एन आर्ट एट दैट टाइम। और यहां पर नाटककार कहता है, और संवाहक भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं कि मैंने जब ये सीखा था तो इसे कला समझकर सीखा था, लेकिन आजीविके दानिम समृद्धता, अब यही जो है वो मेरी आजीविका हो गई है, अर्थात यही मेरा लाइवलीहुड है। मैं इसी के द्वारा अब अपने जीवन, अपने परिवार का मैं भरण पोषण करता हूं। चेटी जो साथ में बैठी है, देखिए 3 लोग हैं, मदनिका है, वसंत सेना है और चेटी है। अति निर्विण्णम आर्येण प्रतिवचनम दत्तम।
आपने जो ये बातें कही, आजीविका इदानीम समृद्धता, इससे ऐसा लगता है कि आप काफी दुखी होकर के अपनी कहानी सुना रहे हैं। आप कोई, आपके हृदय में कोई दुख है, कोई ऐसी बातें हैं जो घूम रही हैं, इसलिए अति निर्विण्णम आर्येण प्रतिवचनम दत्तम, यानी आपने जो उत्तर दिया है वो बड़ा दुखी मन से दिया है। आपके उत्तर में वो प्रसन्नता नहीं झलक रही है। फिर भी बताएं उसके बाद क्या, ततस्ततः, और आगे की कहानी सुनाएं कि फिर क्या हुआ, क्यों आपने जो कला सीखी थी वो कला नहीं रही और आपकी आजीविका बन गई। संवाहक स्टोरी आगे लेना शुरू करता है और कहता है, तत आर्ये एष निज गृह आहंडिकानां मुखात श्रुत्वा पूर्व देश दर्शन कुतूहलेन यह आगता। मतलब एष निज गृह है, जब मैं वहां था अपने घर में, आहंडिका नाम मुखात, जो दूर दूर के देश के लोग आते थे, जो यहाँ किसी और देश के लोग आते थे, तो उन लोगों के मुंह से सुनकर अपूर्व देश दर्शन कुतूहलेन। अब देखिए, ये जो अपूर्व देश शब्द प्रयोग है ये उज्जयिनी के लिए है। कहीं ना कहीं जो नाटककार है इसका, वो कोई ना कोई एक संबंध उज्जैनी से रहा है, या इस काल में उज्जैनी इस एरिया के, इस क्षेत्र के एक श्रेष्ठ नगर के रूप में होगा। इसलिए एक सुंदर सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है उसके लिए प्रयोग करता है नाटककार उज्जैनी के लिए, और वह है अपूर्व देश, यानी अत्यंत सुंदर इस देश के दर्शन के कुतूहल से। अर्थात जो भी कोई व्यक्ति आता था, हम अपने घर पे रहते थे, लोगों के मुंह से सुनते थे कि भाई उज्जैनी नामक एक जगह है जो कि बहुत ही सुंदर है, वहां जरूर जाना चाहिए। तो आदि इस प्रकार जब हमने सुना तो कुतूहलेन, उत्कंठावश, एक जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट प्लेस्ड हियर, मैं यहां आया और मैं यहां रुका। यहां भी मया प्रविश्य, उज्जैनी में एक आर्य शुश्रूषित है, और यहां भी उस उज्जैनी में प्रवेश करके जब मैं उज्जैनी आया, इस अपूर्व देश में आया, तो एक आर्य शुश्रूषित, एक आर्य अर्थात एक श्रेष्ठ पुरुष की मैंने सेवा की। देखिए यहां पर आर्य शब्द संबोधन वाला आर्य नहीं है, शिष्टाचार वाला आर्य नहीं है, बल्कि ये आर्य उस व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है जो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यदि माथुर और द्युतकर की चर्चा होती तो वहां पर यह आर्य शब्द प्रयोग नहीं करता, क्योंकि संवाहक की दृष्टि में तो वो दोनों दुष्ट है, इसकी पिटाई कर रहा है, इसे पैसे खींच रहा है, तो उसके लिए आर्य शब्द प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति की इसने सेवा की, जिस किसी भी व्यक्ति के पास यह अपनी जीविका में था, अगर उसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग यह कर रहा है तो निस्संदेह वह व्यक्ति कोई महापुरुष होगा, कोई धन्य पुरुष होगा, कोई श्रेष्ठ पुरुष होगा, कोई व्यक्ति होगा। और हालांकि ये कोई बहुत बड़ी छिपी हुई बातें नहीं है, इनडायरेक्टली पहले ही मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये किसी और के विषय में नहीं, बल्कि चारुदत्त के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है यहां पर संवाहक ने। तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी यदि देखें तो चारुदत्त का चरित्र एक सामान्य व्यक्ति के मुख से निकले हुए संवाद के द्वारा भी प्रकट होता है कि वह व्यक्ति आर्य है, श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छा आदमी है, भला आदमी है। तो उस भले आदमी के घर में रहते हुए मैंने उनकी सेवा की। यस्तादृशः प्रियदर्शन, देखने में बड़ा ही सुंदर आकृति वाला, प्रियदर्शन यानी आज की भाषा में जिसको हम हैंडसम कहते हैं, प्रियवादी, बहुत ही सुंदर बोलने वाला, सुंदर सुंदर शब्दों वाला, सुंदर वचन बोलने वाला, किसी के लिए बुरा नहीं बोलने वाला। दत्वा न कीर्तयति, अगर वो किसी को कुछ देता है, कोई सहायता करता है, कोई हेल्प करता है, तो किसी को सुनाता नहीं है। अपकृतम विस्मरति, अगर किसी ने उनका बुरा किया तो उनको भी वो स्मरण में नहीं लाता, अर्थात उनको भूल जाता। किम बहुना प्रलपितेन, मैं और क्या कहूं उनके विषय में। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में कुछ भी बोलूं वो कम ही होगा। इसीलिए एक मुहावरा है, किम बहुना प्रलपितेन, अरे बहुत अधिक बोलने का क्या प्रयोजन है ऐसे व्यक्ति के विषय में। दक्षिणतया, अर्थात सरल हृदय होने के कारण, परकीयमिव
आत्मानम अवगच्छति, जो परकीय है, जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो कोई भिन्न व्यक्ति है, उनको भी वो अपने ही तरह समझता है। शरणागत वत्सलश्च, और वह शरणागत वत्सल है, अर्थात उनके शरण में जो आते हैं उन शरण में आने वाले के प्रति वह कृपा भाव रखता है। मित्रों, तो ये एक पूरे के पूरे, यद्यपि ये जो संवाहक है, नाटककार ने बड़ा ही सुंदर इस चरित्र को यहां प्लेस करके एक ऐसे कैरेक्टर की तारीफ करवा दी है, संवाहक के लिए जो अनजान है, संवाहक जिसे यह नहीं जानता कि जिसके सामने वो तारीफ कर रहा है वो खुद जो है वसंत सेना उस चारुदत्त के गुण की दासी है, उनके प्रति अनुरक्त है। तो एक प्रकार से दोनों के मध्य में इस संबंध को और अधिक दृढ़ता प्रस्तुत करने के लिए, और अधिक दृढ़ करने के लिए नाटककार ने यहां पर यह योजना की है। मित्रों, हमारी ये चर्चा आगे की श्रृंखलाओं में भी जारी रहेगी। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।